क्या हुआ फनी भाई, आज हंसी नहीं आ रही? ओहो, आज तो ज्यादा मुस्कुराना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे फादर इन लॉ की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर है और उनका जो प्रोसीजर है वो हो चुका था, वेंटिलेटर हट चुका था। तो जब तुम स्माइल कर रहे थे, जब उनकी कोई प्रोसीजर भी नहीं हुआ था, जब उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, जब तुम स्माइल कर रहे थे, लेकिन आज तुम स्माइल नहीं कर रहे। व्हाट इज, तो गलत बात है। क्यों फनी भाई, आज हंसी नहीं आ रही? और शुरुआत कैसे किया? हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्यों बैठ गया तू यहाँ पे? भाई तेरे पापा बीमार है ना, जाना या तो सच्ची सच्ची बताना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो चालू अप्पी ने बलि का बकरा वापस से बना दिया है, किसको? फनी। तो चलो फनी तुम बैठ जाओ, क्योंकि चालू अप्पी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसकी फिर से हंसी निकल जाएगी, फिर लोग उसको ट्रोल करेंगे। फादर इन लॉ इतने सीरियस, चालू अप्पी हंस रही है, तो चालू अप्पी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को अपने गालों में ठूस कर रोक कर रखा हुआ था, ऐसे जैसे मानो सूझ के उसका गाल फूल गया, यानी कि वो नखरे में बैठी हो। तो फनी को बिठा दिया और फनी बता रहा है, हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पर पापा की तबीयत ठीक नहीं है। आपने भाई के ब्लॉग में अपडेट देख लिया होगा और तुम दोनों को बड़ी ही मिर्ची लग रही होगी, जल्दी जल्दी हम अपडेट कब डालें। तो वो जो तुमने रिकॉर्ड कर रखा है और रिकॉर्ड करके एडिट कर जो तुमने शेड्यूल कर करके रख रखे हैं, तो उनको डाल दो भाई, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब काफी पहले से बेहतर है। अब भाई की व्लॉग आया था तो भाई चालू अप्पी को इतनी डिटेल तो देनी, लेकिन ये जो डिटेल दे रहा है ना, तब तक इसके खुद के पापा को स्ट्रोक आ चुका है भाई। फिर भी कितना गिरा हुआ इंसान है, अपने पापा के लिए परेशान नहीं हो रहा है, वहां भाग कर नहीं जा रहा। ना ना, पुराना कंटेंट जो है ना, उससे रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भाई ने अपडेट दे दी है तो भाई इनको भी तो अपने ऑफिशियल चैनल से बोलना है ना। ये नहीं पता कि उससे बड़ी मुसीबत आ गई है। कहता है उनमें थोड़ा सा मूवमेंट आया, यहाँ पे भी बहुत सारी मुश्किलें थी। हाँ, क्या मुश्किलें थी तेरी? औरतों के बीच में बैठना। रेस्टोरेंट तो तेरा काम हुआ नहीं है, वो तो तूने कुछ किया नहीं है। बस ये 4-6 औरतें जो हैं उनके बीच में बैठना और बस मटन चिकन बनाना और खाना, खुद की डाइट करना और जिम जाना। इसके अलावा तूने किया ही किया है भाई। वहाँ खुद जनाब ने कुछ नहीं किया, जनाब ने बिक्कू को रखा है, देव भैया को रखा है, और उन दोनों की ही कंडीशन देख लो। लग रहा है कि वाकई में उनके पापा जो है वो बीमार है, इसलिए उन बेचारों की हालत जो है ना वो थकी थकी लग रही, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। जनाब तो भाई साहब पूरी अपनी मस्ती में बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके फादर इतनी क्रिटिकल कंडीशन में, और एक हफ्ते जनाब को जो है ना उनकी तीमारदारी करनी पड़ी होगी, इतने फ्रेश लग रहे थे भाई। तो फ्रेंड इतने परेशानी थी, इतना गंदा सा मुंह बना रहा। भाई रहने दे, तेरा वैसे मुंह इतना गंदा है तो तू और मत बनाया कर। 7-8 दिन हुए, घर का एक एक मेंबर बहुत ज्यादा परेशान, हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहे। कहता है हॉस्पिटल में जाना आना, बकरीद भी थी। अरे भाई बकरीद की तुझे बड़ी फिक्र हो रही? बकरीद में तुम्हें क्या करना है? पकवान बनाने थे क्या? वो सब बात की चीज। हाँ, आप कुर्बानी का नहीं टाल सकते हो, क्योंकि आप इस लायक हो, और ऐसी अगर घर में ऐसी बीमारी या ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो उसमें कुर्बानी को रोकना नहीं चाहिए, और वो जो सुन्नत है वो पूरी तरीके से अदा करनी चाहिए। बल्कि ये आपकी बेनिफिशियल ही होता है कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हो तो आप उनके नाम की कर दो जो एक्चुअली बीमार, तो एक तरीके से वो उनके लिए सदका हो जाता और उनको सवाब मिल जाता। तो इसको कभी नहीं रोकना चाहिए। ये तो एक काम है, ये एक पार्ट है ईद का जो आपको करना ही करना। हाँ, लेकिन उसके अलावा नए कपड़े पहनना, मेहंदी लगाना, ठुमक ठुमक इधर उधर जाना, 25,000 तरीके के पकवान बनाना, वो जरूरी नहीं है ईद मनाने के लिए, क्योंकि बकरीद तो ऐसे ही मनाई जाती है। रही बात मीठी ईद की, मीठी ईद में तो ये होता है कि बहुत सारे कपड़े, मतलब आपको 2-2 3-3 तरह के कपड़े पहन लिए। बकरीद पे वो भी नहीं पहनती फीमेल्स। क्यों? क्योंकि भाई काम में ही इतना बिजी रहती है कि पूरा दिन काम काम, खाना पीने का ही काम नहीं निपटता। इसलिए औरतों के लिए तो वैसे देखा जाए तो मीठी ईद पे तो फिर भी थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेती है, यानी कि जो वैसी वाली ईद होती है। पर बकरीद पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काम ही इतना ज्यादा होता है। तो सेलिब्रेट करने के लिए उसमें कुछ ऐसा खास होता नहीं है कि भाई चलो आप चले जाओ। हाँ, जैसे गांव बिरादरी का, रिश्तेदार का, कुनबे का रहता है, तो आप जैसे फारिग हो गए 2-2:30-3 बजे के बाद, तो फिर आप जा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ बहुएं जाती हैं, मतलब मेरे पापा के यहाँ, या मेरी जो देवरानी है वो आ जाती हैं जब उनके अपने अपने काम फारिग हो जाते हैं। मैं मम्मी के पास जाती हूँ मिलने के लिए। मम्मी मतलब मैं अपनी सास को मम्मी बोलती हूँ। अगले दिन हम अपने पापा के घर जाते हैं, तीनों बहनें मिलने के लिए, और उससे अगले दिन जो तीसरा दिन होता है तब मेरी भाभियां जाती है अपने अपने घर। तो ऐसे ही 3 दिन तक आना जाना ये सब रहता है। तो ये कह
कह रहा है ईद भी थी, तो भाई ईद में तूने कौन सा तीर मार लिया था, कौन सी तूने सेलिब्रेट कर ली थी जब तुम्हारे घर में इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी आपदा आके पड़ी थी। कहता है ईद भी थी, चीजें थी बहुत सारी, लेकिन अल्लाह का एहसान है। इतने लंबे कहानियां बता रहा है, लेकिन ये सोच के देखो कि ये बंदा वो अंदर बात दबा के बैठा, जिसको बात को दबाने के लिए या बताने के लिए ये यहाँ पर बच्चे के बेड पर बैठा हुआ है सोफा समझकर। कहता है शुक्र है आप सबकी दुआएं रही। अब ये चालू ने शर्त रखी होगी कि अपने पापा का बाद में बताइए, पहले मेरे पापा का गुणगान कर, और उनको पता कि उनकी कंडीशन ऐसी है, भाई ने अपडेट दिए तो मैं भी तो अपडेट दूंगी। अरे बाद में तू अपडेट देती रहती, पहले उसको अपने पापा के बारे में तो बताने दे। और ये भी लीचड़ आदमी है, चालू के सामने चलती कहाँ है इसकी एक भी। काफी पहले से मतलब बेहतर फील कर रहे हैं। अरे तेरे पापा बेहतर फील नहीं कर रहे भाई, वो अस्पताल में है, जा वहां पे। अब बता रहा है कि उससे भी बड़ी परेशानी अब मेरे लिए वो आ गई है कि मेरे पापा को स्ट्रोक आया है। माइनर सा कह रहा है भाई, ये स्ट्रोक तो स्ट्रोक होता है, माइनर हो या कुछ भी हो, उस टाइम कंडीशन नहीं पता चलती है कि माइनर है या सीवियर। मेरे पापा को मतलब मेरे पापा को बाबूजी मेरे पापा को हाथ लगा लगा के बता रहा है मेरे पापा। कहता मुझे नहीं पता था क्या हो गया। यस, अब भाई तेरी क्लास लगाने की बारी। बेशरम, तुझे पता कैसे चलेगा कि तेरे पापा को क्या हुआ, क्योंकि तू तो यहाँ पे रहता अपने पापा को छोड़, बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़कर। और जो फुकसाना बाजी या हाउस हेल्प जो भी है ना, वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, मतलब वो अपना काम निपटाने के लिए आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके पास वहाँ रात को कोई हाउस हेल्प के नाम पर या कोई भी उनको सहारा देने के नाम पर कोई रुकता है क्या नहीं रुकता। पर सोच कर देखो, ये बूढ़ा बूढ़ी, मैं हमेशा से इसी चीज के लिए बोलती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इमरजेंसी पड़े। ऐसे में ये लोग इतनी दूर रहते हैं, फ्लाइट के ये लोग सफर करते नहीं है, ट्रेन के इनको टिकट मिलते नहीं, 1.5 दिन की ट्रेन की सफर रहती है, तो ये कैसे पहुंचेंगे वहां पे। अपनी नानी के दफीने में पहुंचा था ये आदमी, नालायक आदमी, फ्लाइट से न जाके, क्योंकि इसको डर लग रहा था, ये शर्म का बूबू बन रहा था भाई साहब, इसको डर लग रहा था, तो इसने ये चूज किया कि भले उनका दफीना हो जाए, क्योंकि इसके लिए वो 2 दिन तक तो बॉडी को रोक कर रख नहीं सकते थे, उनको तो अपने काम पे सारी चीजें करनी थी, अपने रिचुअल तो करने ही थे। तो ये बंदा तब पहुंचा जब उनका दफीना 1 रात पहले ही हो चुका था, यानी कि इसकी अपनी प्यारी नानी, जो नानी इसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनकी आखिरी बार सूरत देखना भी नसीब नहीं हुआ, और उनकी कब्र पे मिट्टी डालना इसको नसीब नहीं हुआ। कहते हैं बहुत बड़ा सवाब है वहां पर कब्र पे मिट्टी डालना, उनके लिए फातिहा पढ़ना, उनके लिए वहां पर जनाजे की नमाज में खड़े होना। और ये नालायक आदमी सिर्फ अपने डर की वजह से, क्योंकि ये शर्म की बूबू बना हुआ है, इसको डर लगता रहता है। अरे भाई डर का जाएगा कहाँ, एक ना एक दिन तुझे अगले कदम का तो तुझे पता नहीं, और तू फ्लाइट से डर रहा है। अरे भाई फ्लाइट में नहीं लिखी, जहां लिखी होगी वहां तो आएगी। तू खुदा को किस चीज के लिए करेगा और किस चीज से डरेगा तू। हर चीज हर जर्रा जरा तू ही कहता ना, मौत का मजा तो सबको चखना, तो फिर डरता क्यों है। बता तुझे किस चीज का डर है। तूने कहा ना अपने फादर इन लोग की उसके टाइम पे जब उनको इतनी सीवियर प्रॉब्लम हुई है, और ये कहता है कि मौत का मजा तो सबको चखना है, मौत का स्वाद तो सबको चखना है, फिर तू क्यों डर रहा है भाई। भाई इससे ज्यादा क्या होगा, इंसान मौत से तो डरेगा, और ये डर रहा है। मुझे फ्लाइट से डर लगता है। फ्रेंड, डर कहाँ होता है, जहां आपको आपकी जान जाने का खतरा होता, वरना इंसान डरेगा किसी चीज से, बिल्कुल भी नहीं। हाथ जलेगा, तकलीफ होगी, उससे डरेगा, तो उससे क्या होगा, हाथ जलेगा, जान जाने का खतरा रहेगा। तो भाई तू फिर तू दोगलापन क्यों दिखा रहा। कहता है कि जब मैंने फोन किया था दिन में, अब आप समझ जाओ कि इनका दिन कितने बजे निकलता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हो इनको कि इनका दिन कितने बजे निकलता है। सोच के देखो, एक बूढ़े माँ बाप, एक माँ, परेशान माँ, उसने देखी इसके बाप की हालत कैसी हो रही है, उसके बाद उस माँ का इतना होश नहीं रहा होगा, पता नहीं किस कंडीशन से वो गुजर रही होगी कि उसने अपने बेटा बहू को फोन नहीं किया। इनके घर के इतने अजीब रिवाज क्यों हैं। जनाब के पापा को स्ट्रोक आया तो उन्होंने अपने बहनों को फोन नहीं किया, जिससे कि वो उसको बराबरी का कंधे का कंधा सहारा मिलता कि आज पापा को ऐसी हालत है, भग कर लेकर जाते ना। शक्ल तक नहीं, सूरत तक नहीं देखने को मिली, क्योंकि पता है कि इनकी जिंदगी का कोई शेड्यूल ही नहीं है। इनको इतनी देर में बुलाएंगे, इतनी देर में आएंगे, इतनी देर में देर हो जाएगी, और उनको पहले हॉस्पिटलाइज पहुंचाना ज्यादा जरूरी था, हॉस्पिटलाइज कराना ज्यादा जरूरी था। और ये बस चद्दर तान के सोते रहते, क्योंकि इनको आदत है देर रात तक जागना और 5 बजे के बाद सो। तो कहता है मैं जब सोकर उठा था तब मैंने फोन किया, यानी कि उन्होंने, माँ बाप ने, माँ इतनी परेशान होगी उस टाइम पे जब उनको पता होगा कि इसके पापा की क्या कंडीशन है, उन्होंने इसको फोन नहीं करा। वो सोच कर देखो, अब वो ये इमेजिन करके देखो, वो बेचारी बुढ़िया औरत कहाँ कहाँ भाग रही होगी, किससे हेल्प मांगू, किस किस को बुला रही होंगी, फोन मिलाना आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा ऐसी कंडीशन में जब उनकी हालत ऐसी थी। और इसने बताया है कि उनके फेस पर भी आया है, फेस उनका बाद में ठीक हो गया था। कुछ लोगों को ऐसे जब स्ट्रोक आता है तो पैरालाइज होता है तो जहां पर
रुकता है, जिस जगह पे पड़ता है वो जगह एकदम चेंज हो जाती है, जैसे किसी किसी को मुंह पे पड़ता है। कहता है एक्चुअली पापा सुबह उठे, पापा सही थे। तुझे कैसे पता कि पापा सही थे? पापा को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, उनको पेन नहीं हो रहा था या कुछ और उनको सिम्टम्स फील नहीं हो रहे थे। तू तो था ही नहीं वहां पे, तू तो फर्राटे मारकर सो रहा था। कहते सुबह वो गए, हमारे गाँव में एक मिट्टी हो गई थी। कहता है जब वहां से लौट कर आए तो मेरी मम्मी से बात हुई और वो बता रहे थे कि पापा की तबीयत ठीक नहीं। मम्मी बोल रही है कि पापा को ऐसे ऐसे हो गया था। मैंने पूछा कैसे हो गया? कहता है उस टाइम तक पापा प्रॉपर बात कर रहे थे, फिर मैंने पापा से बात करी, पता नहीं क्या क्या कर रहा। और इस सारे सीन में तेरी बीवी कहाँ है? रिकॉर्ड कर रही थी क्या फोन लेके? क्यों स्टैंड पे नहीं लगाया था फोन? एडिटर कहाँ गया था? कृष्णा से रिकॉर्ड करा लेते, दोनों मियाँ बीवी बैठ जाते, तुम तो दोनों आ ही जाते बच्चे के बेड। वैसे भी निब्बा निब्बी बनने का बहुत शौक। और पर्दे बदल लिए भाई साहब, इसने पर्दे बदल लिए हैं, कमरा सेट कर लिया, कहीं और का कुछ इतना सा सीन ना दिख जाए, शीशे में से ये ना दिख जाए कि इसने घर कैसे सेट किया है, ये इसका घर कैसे रेडी हुआ है, इसलिए ऐसी जगह छुप कर बैठा है आपको एक सीन का पता नहीं लग जाए। भाई साहब यहाँ से निकला है सब काम करते हुए और मेन गेट पे खड़ा हुआ है, तो मेन गेट को इतना क्लोज कर रखा है फनी का कि आपको आसपास का ना दिख जाए, चालू का कंटेंट लीक ना हो जाए कि मैंने घर कैसे रेडी किया है। कहता है फिर मैंने बात करे, फिर पापा ने मुझे बताया कि मैंने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने कहा है कि कानपुर चले जा, क्योंकि वो समझ गए थे कि कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है और अब यहाँ रहकर वो ट्रीटमेंट इनको इतना अच्छा नहीं मिल सकता जो कि कानपुर में रहकर बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर से मिल सकता। तो इनके ही पापा ने कहा कि मैंने वहां पर ही मोदाहा में ही एक डॉक्टर को दिखाया है। देख लिए भैया हमने अस्पताल की कंडीशन वहां पर देख ली, मुझे नहीं पता कि कोई और भी बड़ा हॉस्पिटल है क्या नहीं है, लेकिन कई वहाँ के भाई इन्फ्लुएंसर है नए नए उगे उगे जो वहाँ की हॉस्पिटलों की हर जगह की रील्स डालते रहते हैं, तो उससे अंदाजे लग जाते हैं। बाकी तो चुकैया है ही वहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इनको कानपुर जाना, तो कहता है लेकिन बट संडे को वहाँ के डॉक्टर नहीं बैठते हैं। कहता है संडे को वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? डॉक्टर मिले ना मिले पर इमरजेंसी में वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं। अगर तू होता तो तू भाग कर लेकर जाता अपने पापा को इमरजेंसी में, वहाँ पर इमरजेंसी वाले डॉक्टर की ड्यूटी होती है, ऐसे नहीं है कि हॉस्पिटल पूरा खाली होगा बिना ड्यूटी के डॉक्टर का। कहते हैं फिर मैंने और चालू ने डिसाइड किया, मन नहीं मान रहा था, ओ हो मन नहीं मानना था तो ऐसे कह रहा था जैसे पड़ोस के पापा का कुछ हुआ हो और वहां जाना है नहीं जाना, इसलिए मन बना रहा था कि चलो पड़ोस के पापा है, मन नहीं मान रहा, चालू मैं तो जाऊंगा। अरे बेशरम आदमी, मन नहीं माना था क्योंकि इसी चीज से चालू के पापा गुजर रहे हैं, उन्होंने ध्यान दिया नहीं था तो इसलिए ऐसा इतना बढ़ गया। कहते हैं पहले उनको भी स्टार्टिंग में सब चीजें ऐसे ही हुई थी और इतनी क्रिटिकल कंडीशन जो चालू ने अपनी आंखों से देखी है अपने पापा और उसको पता चल रहा था, उसको सिम्टम्स भी पता है और इसको भी उसने एक एक बार बता रहा कि उसके बाद भी दोनों मियाँ बीबी यहाँ से हिले नहीं, कि माँ बाप को जरूरत है अपने बहू बेटे की पर हिले नहीं यहाँ से। और वो चालू वो तो इतनी बेशरम औरत है कि उसने तो साथ जाने का एक बार नाम तक नहीं लिया। कह कर आई थी ना, ठान कर आई थी ना कि 4-6 महीने हम इधर को लेके कहीं नहीं जाएंगे। भैया 4-6 महीने का पूरा गम ही ना करेगी। कहता है वो तो अच्छा हुआ कि इसके पापा को जब ऐसा हुआ था तो यहाँ लाकर उनकी चीजें बन गई, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं, ट्रीटमेंट अच्छा है। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भोपाल से, जबकि वो भोपाल तो फिर भी ऐसा तो है नहीं कि भोपाल में हॉस्पिटल नहीं होंगे बड़े बड़े या फैसिलिटीज नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन फिर भी मैडम ने इतना बड़ा दिल करके, क्योंकि वो तो मैडम थी, अपने कंधों पे बोझ उठा के इनके पापा को और पूरे खानदान को यहाँ पर शिफ्ट करा लिया, क्योंकि वो जनाब को लूज नहीं करना चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि जनाब वहां जाते ट्रीटमेंट कराते, वो तो वैसे ही फाफानंद थे, उस टाइम पे भी उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं था, काम कोई था नहीं, क्योंकि उनको किक मार कर निकाल दिया गया था शो से, क्योंकि उन्होंने वहां की हीरोइन को पटा लिया था और उसकी वजह से वहां पे सेट पर पूरा माहौल जो है वो खराब रहता था। इसलिए उन्होंने क्या वो सोचा कि चलो एक मछली जो गंदी है उसी को निकाल देते हैं जो सारे जल को गंदा कर रही है। तो कहता है कि वो सब ले आए थे तो जल्दी हो गया था, मतलब ये बता रहा है कि भाभी यहाँ पर ले आई थी, यहाँ आ गए थे तो उनका ट्रीटमेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है, तो तू भी ले आ भाई अपने पापा को। बट वहां से मोदाहा से कानपुर जाना और फिर भी तू यहाँ से हिल नहीं रहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, उनको ट्रीटमेंट चाहिए, ये यहाँ पे बैठकर वीडियो बना रहा है। भाई कितना नालायक आदमी, और वो भी मोनेटाइज कर रही है। इसकी बीवी ने एडिट किया कि तुम रिकॉर्ड करके चले जाओ फनी, हम एडिट कर देंगे। और एडिट कहाँ से कर देंगे? फनी ने सारी वीडियोस भी तो क्लिपिंग भी तो दी है भाई, जो ये प्लेन में बैठ के अपने भाई के साथ मटर गश्ती कर रहा था, क्योंकि ये अपने पापा के ब्रेन स्ट्रोक में नहीं जा रहा था, ना ना ना, ये बारात में जा रहा था अपने दोस्त के, इसलिए तो मटर गश्ती कर रहा था अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ। आप लोग तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो भाई, वो अपने पापा की इस तरह की परेशानी में थोड़ी ना जा रहा था, जो उसको तकलीफ होती, कुछ तस्बीह कलमा पढ़ता, कुछ अल्लाह से दुआ मांगता, कुछ परेशान होता, कुछ दिखता, कुछ परेशानी दिखाई देती, भले ना बताता पर दिखाई दे जाती है, कोई परेशान होता है।
ना, ये तो अपने दोस्त की बारात में चला था मटर गश्ती करते हुए। कहता है अच्छा खासा टाइम लगता है, मन मेरा कहीं ना कहीं से बहुत खराब हो रहा था, मन में वसवसा सा आ रहा था कि एक बार डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, दिखा रहे भाई, रहने दे, कोई बात नहीं, आज तुम कर रहे हो कल तुम्हारे साथ भी होगा भाई, माशाल्लाह से तुम्हारा भी बच्चा है, अपने माँ बाप से वही सीखेगा जो माँ बाप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। कीप इट अप। और इससे भी ज्यादा बुरा वक्त आएगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो थोड़े बहुत इमोशंस रह गए हैं ना इस आदमी में, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ये 36-37 साल का है, तो उस इतने साल में भी 100% इमोशंस अभी खत्म नहीं हो गए, थोड़ी बहुत कहीं फीलिंग रह गई है। लेकिन आने वाली जनरेशन में ना, जब अब जो 20-25 साल बाद जो जमाना आएगा, टोटल इमोशंस खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए तुम्हारे बेटे की क्या फीलिंग होगी, वक्त बता देगा तुम्हें। पछताओगे, नौनों आंसू रोओगे बैठकर। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बच्चे को वो इन्वायरमेंट, वो परवरिश तुम दे ही नहीं पाओगे। कहता है जब तक चीजें बहुत खराब नहीं थी, कहता है पापा का फेस भी उतना नहीं था। मैंने कहा ना फेस पर होता है, और मेरी बहन का फेस पर ही हुआ था। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, हम लोग मार्केट में थे, दोनों तीनों बहनें थे, मेरा भाई था, मेरी भाभी थी। हम मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। मेरे कजन ब्रदर की शादी का टाइम था, तो हम शॉपिंग के पर्पज से वहां पर गए, और वहां मार्केट में बस एक जगह जो शूज के शोरूम से हम बाहर निकले थे शूज लेकर, और अचानक से उसको हुआ था, जबकि एकदम नॉर्मल थे, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, कोई टेंशन का माहौल नहीं था, इवन ये मजाक मस्ती कर रहे थे सब आपस में, और अचानक से हो गया। नहीं पता चलता किसी को क्या है, इसलिए जैसे ही देखा फटाफट से मेरी भाभी ने भांप लिया कि कुछ ऐसा, उन्होंने मेरे को इशारा किया फटाफट से, और मैंने वहां पर फटाफट से ई रिक्शा रोका, क्योंकि हम मार्केट के अंदर थे और पार्किंग में गाड़ी लगाई हुई थी। उतना टाइम नहीं मिला कि मैं भाई को बोलती कि वो गाड़ी लेकर आता, क्योंकि मेडिकल हेल्प देना बहुत ज्यादा जरूरी था। और फटाफट से हमने ई रिक्शा रोका, भैया को उनको समझाया कि जो भी हॉस्पिटल सबसे पहले नियर बाय मिलता है, अब फटाफट से वहां पर लेकर चलो। मेरी भाभी ने मेरी बहन को फटाफट से उसका जो शॉल उसने ओढ़ा था उसको डबल ट्रिपल करके उसको फटाफट से लपेटा, और उनको दुआ बताई कि बाजी ये वाली दुआ पढ़ते। जब तक मुझे चीजें समझ में आ गई थी, बहुत बुरी कंडीशन होती है उसमें, और ऐसे में सबसे पहले हवा से और ऐसी चीजों से बचाया। दिसंबर का टाइम था, फटाफट से हम डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। एक जगह डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे, फिर दूसरी जगह लेकर गए, उतने में मेरे जो मेरठ वाले बहनोई हैं, फिर वो कार लेकर पहुंच गए थे, वो मिल गए, फिर वो हॉस्पिटल में लेकर गए, और उसको बहुत जल्दी मेडिकल हेल्प मिल गई, और लगभग 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में उसका फेस बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उसकी जबान पर वो रह गया था कि उसकी ऐसी जगह पर वो प्रॉब्लम हुई थी, बहुत दिन तक, 1-1.5 महीने तक उसको टाइम लगा सही से प्रॉपरली बोलने में। आज भी कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर वो अटक जाती है। ये जो कंडीशन होती है ना, इमीडिएट उसमें आपको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। और ये बंदा कह रहा है तब तक मुंह ठीक हो गया था, तब तक ये हो गया था, पढ़ा रहा है भाई, वहां दूसरे शहर में पढ़ा रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। तू जब आया था ना वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपने माँ बाप को छोड़कर, तू तभी उनको उनके हवाले छोड़कर आ गया। तुझे मोहब्बत होती ना, तो तू 1% भी अपने माँ बाप को, अकेला इकलौता बेटा होने के बाद ना, बेसहारा छोड़कर नहीं आता। पैसों से कभी किसी को सहारा लगाया जा सकता है? अरे जो अपने औलाद खुद कर लेगी ना, भले आपके पास पैसों की थोड़ी कमी होगी, लेकिन जो सेवा पानी कर लोगे ना, जो इन्वायरमेंट आप दोगे, वही आपको बदले में कई गुना ज्यादा मिलेगा, आपकी खुद की औलाद। पैसे के ऊपर छोड़कर मैंने पैसों के चक्कर में ना बहुत घर बर्बाद होते हुए देखा है। फिर उनके घर की परवरिश बच्चों को मिल नहीं पाती, उनके बच्चे भी ऐसे होते हैं, फिर वो बुढ़ापे में जाकर पछताते हैं। जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो पछताते हैं कि बच्चों को वो माहौल ही नहीं मिला। और देख लेना इनका भी यही हाल होगा, जो अपने माँ बाप को देख रहे हैं, बच्चे देखेंगे धीरे धीरे करके बड़े होकर, ऑफ कोर्स वो भी अपने माँ बाप के साथ यही करेंगे, और कई गुना ज्यादा करेंगे, क्योंकि जैसा माहौल होता है वो कई साल बाद और डबल ट्रिपल हो जाता है। कहता है तब तक उनका मुंह ठीक हो गया था, कहता है पर धीमे धीमे वो चीज बढ़ रही थी। तुझे ये दिख रहा था कि उनका मुंह ठीक हो गया, लेकिन धीमे धीमे चीजें बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी तू फास्ट यहाँ से बढ़कर नहीं गया। फिर भी फास्ट तूने टिकट बुक करा के तू यहाँ से निकला नहीं। इतना लीचड़ आदमी, और झूठ तो इतना बोलता है भाई। ये सऊदी से ऊंट पर बैठ कर आता था क्या? ये फ्लाइट पकड़ कर ही आता था। कहता था हर 6 महीने में, और चालू भी कह रही थी झूठी मक्कार औरत, हर 6 महीने में वहां से आ जाते थे। 5 साल वहां रहा, 5 साल में हर 6 महीने में आया। सोचो कितने फ्लाइट का सफर किया। अभी बैंगलोर गए थे ना, कितने मजे से गए थे, डर का नाम निशान था। उमरा गए थे ना, कहीं डर का नाम निशान था भाई। खूब मजे में इन्होंने व्लॉगिंग करते हुए, वीडियो करते हुए, बनाते हुए गए। और झूठ इतना बोलता है कि पता नहीं कितना इनको भाई मरने से डर लगता है। ये ऐसे बस, ये इतने एक नंबर के डरपोक इंसान है। ये सोचते हैं कि हम फ्लाइट में बैठेंगे तो हम बचेंगे ही नहीं। अरे भाई जब अल्लाह को लेनी होगी ना, तो तुम फ्लाइट में बैठो मत बैठो, जमीन पे बैठो, घर में बैठो, अपने सोफे पे बैठो, कहीं पे भी बैठो, उसको जब लेना होगा वो तुम्हें कहीं से भी ले लेगा। और इस हिसाब से तो भाई ये फिर भी, अब सोच के देखो, इसके मम्मी पापा उम्रा कराए,
उसके मम्मी पापा हज कराए, खुद ये उम्रा कराए, और ये आदमी कहता है कि मुझे फ्लाइट से डर लगता है। सीरियसली अरे नालायक को झूठ मत बोलो, पैसा नहीं खर्च करना चाहते वहां पर फ्लाइट के नाम पर। और चालू अप्पी को बड़ा ही बुरा दग 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 हुआ था जब भाई ने इसकी ऐसी की तैसी कर दी थी और इसको इमरजेंसी में 20-25 हजार रुपए की टिकट लेकर और उसके साथ कृष्णा के साथ अपने भाई को इमीडिएट वहां से दिल्ली से रवाना करना पड़ा था। ये पैसों से बचते हैं, बाकी डर डरा कर कुछ नहीं है। कोई आज फ्री में टिकट दे दो इनको, आज लपक कर चल लेंगे। डर वो कौन सी चिड़िया का नाम है। कहता है फिर मैंने पापा को बोला कि आप कानपुर जाओ, तो शर्म तो तुझे आई नहीं, आप कानपुर जाओ तो अपने आप चला जाए। बंदा बीमार है, बीवी जो है वो खुद बेचारी इतनी बुजुर्ग है। और सही बताऊं तो फीमेल जो ना ऐसे टाइम पर थोड़ा सा अब बड़ी बुजुर्ग होती है तो और ज्यादा परेशान हो जाती है अपने शौहर की या बच्चों की या किसी की भी ऐसी हालत देखकर। ऐसे में तुम उनसे उम्मीद करो कि वो पापा को सहारा लगाए। अरे बेशरम, लानत है तुझ जैसे बेटे पर होने पर। अगर तेरे होने के बावजूद भी कोई अड़ोस पड़ोस का या घर कुनबे का बच्चा अगर अब तो तेरे माँ बाप के को सहारा दे रहा है या तेरे माँ बाप को डॉक्टर के लेकर जा रहा है, तो बात तो सही यही है कि ले आना अपने पापा को। यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है ना, यहाँ ला परमानेंट यहाँ रख। और हाँ, दे अपना बेडरूम। देखें भला तेरी बीवी अपना बेडरूम देगी तेरे पापा के लिए। मैडम ने तो बहुत महान काम किया था भाई। मैडम ने तो इतनी बैशिंग ली इस चीज के लिए कि पापा लोगों के लिए, अम्मा और लोगों के लिए तो मैं कार की डिक्की में भी सो जाऊंगी। तब से लेकर अब तक अपने फादर इन लोग को अपने 5 BHK में रख रखा। उठा रही है ना वो जिम्मेदारी। अब उसका मन है तब भी, नहीं है तब भी, केयर टेकर छोड़ रखा है तब भी, और खुद कुछ नहीं करते, जन्नती बनने का खिताब ले लिया तब भी। पर कर तो रहे हैं, रखा तो है, भगाया तो नहीं है। जबकि अम्मी का पूरा मकान पड़ा हुआ है, लेकिन वो चाहते तो मियाँ बीबी को वहां पे साथ रहने देते, पर नहीं, क्योंकि अम्मी सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है पापा के लिए। और तुम्हारे माँ बाप को तो ऐसा भी नहीं है, तो तू रख लेना लाकर, दे अपना बेडरूम। अब तो तेरा 5 BHK का हो गया है ये, अब तो परमानेंट कमरा हो गया है भैया। हारी बीमारी तकलीफ जिंदगी मौत से बड़ा क्या होगा। अब ये इतना बड़ा झटका है तो तेरे लिए उनको मनाने का कि ऐसे में खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो भाई ये आखिरी बार 2 शब्द भी ना बोल पाएगा अपने पापा से, ना उनकी कुछ सुन पाएगा। फिर भी यही सोचेगा कि मैं फ्लाइट से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। कहता है फिर वो मोदाहा से कानपुर निकले। कानपुर निकलने के बाद डॉक्टर ने वहां पे उनको देखा। भैया देखे गई डॉक्टर, और क्या करेगा, CT स्कैन किया और वो सारी चीजें बेचारे बूढ़े माँ बाप ने अकेले ही से करा लिए। अपना नालायक बेटा तो था ही नहीं, अमीर नालायक बेटा भाई, अमीर बहू का गुलाम नालायक बेटा। फिर डॉक्टर ने बोला इनको माइनर सा स्ट्रोक आया है। कहता है बट अच्छी चीज ये है कि इन्होंने अच्छा खाया पिया है, मेहनती थे, काम काज करते रहते थे, इनकी बॉडी में ताकत है ये सब झेलने की। तेरी में तो वो भी नहीं है, आए दिन तो तू बीमार पड़ा रहता, कभी इसका पेट खराब, कभी कुछ और खराब, कभी कुछ खराब। जब से यहाँ पे आए ना आए दिन ये कहता मेरी तबीयत खराब हो रही है फ्रेंड, मेरी तबीयत खराब हो रही है। इतना तो मैंने चालू को भी नहीं सुना भाई साहब कि इसकी तबीयत खराब होने की गुणगान गाता रहता है, जितना ये खुद आदमी बताता रहता है शुरू से। जब ये आया था ना दूसरे तीसरे दिन ही इसने कह दिया था इसका पेट खराब हो रहा, क्योंकि यहाँ के नमक मिर्च मसाले इसको हजम नहीं हुए। क्योंकि गुटखा खाता है तो अंदर से सारी जीभ मुंह सब छिला रहता है इसका, तो मिर्च खाएगा कहाँ से, वहां तो वो तो चटपटा खाने के आते थे। धीरे धीरे करके चालू ने सारी मिर्चें खत्म कर दी इसके लिए। डॉक्टर ने कहा ये फिजिकली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग होने से क्या हो गया, उनको अपने बेटे का सपोर्ट नहीं चाहिए। फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और वो अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे, वो सब कुछ झेल लेंगे। लेकिन बेटा क्या करेगा, जोर का गुलाम बन के यहाँ पर बैठेगा अपने बच्चे के छोटे से बेड पर बैठकर वीडियो बनाएगा अपने बाप बाप की मजबूरी का। वो बीमार है, उनकी अपडेट देने के लिए पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं क्योंकि वो मोनेटाइज होगी, वो पैसा कमाएगा। अरे लानत है तुम पे, ऐसा पैसा कमाने पर लोग उधार तक ले लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने लव वन के लिए। जब उनको ट्रीटमेंट कराना होता तो तुम्हारे पास तो बेशुमार पैसा है, बेशुमार दौलत है, और फिर भी तुम्हें हाय माया पड़ी हुई है व्लॉग बनाने की माँ बाप के ऐसे टाइम पर भी। पापा लोगों ने जिंदगी भर खेतों पे काम किया। इतना गंदा मुंह बना रहा है भाई, तू मत बनाएगा, तेरा पहले से ही बहुत गंदा मुंह है। एक बार भी चेहरे पे स्माइल नहीं आई भाई, क्योंकि अब ये अपने पापा के बारे में बता रहा है ना भाई साहब। माँ देखेगी, रिश्तेदार देखेंगे, शर्म लिहाज नहीं आती इनको, कोई क्या कहेगा इनको कि ये कैसा कपूत है। कपूत इसलिए कहूंगी क्योंकि ये कपूत वाले काम कर रहा है। ये कैसा कपूत है कि बाप यहाँ पे ऐसा पड़ा, ये वहां पर बैठकर वीडियो बना रहा था, समझा रहा था सबको। अरे भाई साहब एक स्टोरी लगा देता और सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर बांधता और निकलता अपने पापा के पास। सारी जिंदगी अच्छा खाया है, पिया है, काम किया है, एक टाइम टेबल था, टाइम से सोना, टाइम से उठना, तो वो चीज कहीं ना कहीं आज काम आई अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है पता नहीं कौन सी
दुआ अल्लाह ताला को पसंद आ जाती है। अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी दुआ तो पसंद आ गई, लेकिन मुझे और किसी को भी, पूरी ऑडियंस को तू बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा ऐसा बेटा होकर। कहता है बट डॉक्टर ने बोला कि अगर आप पहले आ जाते, देखा वहां से बैठ के कोऑर्डिनेट करता रहा, यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। ये नहीं कि ये कहा कि किसी भी अपने दोस्त को, भाई को, बंधु को, किसी को भी कहता कि तुम लेकर पहुंचो, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से फ्लाइट से। मैंने आपको बताया ना मेरी बहन का किस्सा, भाई चेन्नई रहते थे और चेन्नई से लेकर और मेरठ के लिए उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, कैसे कर कर वो सुबह 5 बजे तक वहां पर पहुंच गए। मतलब दोपहर को 2-2:30 बजे का ये काम हुआ। इस टाइम उसको वैसी प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटलाइज कराया, बहुत सारे सीटी स्कैन, MRI, इतने सारे टेस्ट हुए, फिर थोड़ी सी ठीक लगने लगी, बोलने भी लगी। और हम देख रहे थे एक दूसरे को, मैंने भाभी ने एक दूसरे को इशारा किया, देखा कि हाँ फेस अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और इतना ज्यादा परेशान हो रही थी और घबरा रही थी बहुत ज्यादा, छोड़ नहीं रही थी। और मुझे छोड़ो, वो मेरी बेटी को कह रही थी कि इसको मेरे पास छोड़ दो, उनको पता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर संभाल लेगी, क्योंकि एक ही बंदा अवेलेबल रह सकता था। और वहां से लेकर चेन्नई से लेकर मेरठ तक की फ्लाइट कैसे सफर किया ना मेरे बहनों ने, ये मुझे पता है। इसीलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है इन लोगों को देखकर कि ये लोग कैसे हैं। कहते हैं और जल्दी ठीक है रिकवर हो जाती है, लेकिन ठीक है हम जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। नालायक तेरी वजह से हुआ वो इतना भी लेट। कहता है मुझे ये था, मैं टिकट टका 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 अटक गया। भाई जहाँ झूठ बोलते हो ना वहीं अटकते हो। मैं बोला था टिकट कैसे निकालूं, कैसे क्या निकालेगा, उनसे निकालेगा जो तुमने एजेंट पकड़ रखे हैं, जब तुम्हारी ट्रेन की टिकट करा कर देते हैं, फ्लाइट की टिकट करा कर देते हैं। फ्लाइट तो तुम जाते ही नहीं हो, खाली बात तो लीचड़ लोग। फ्रेंड तुमको पता है मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता है। उम्रा मत जाइयो, हज पर मत जाइयो, क्योंकि तू तो पानी में तैर कर जाने वाला है। और खुद को डर लगता है तो जो उम्रा पैकेज निकाला था, जो दुबई का पैकेज निकाला था, वो किसी को दिया ही नहीं। नालायक हड़प गए, शर्म नहीं आती इनको। मतलब किसी को उम्रा पैकेज निकालने के लिए किसी की बीमारी का पैसा हड़प गए, खा गए। तो भाई ये सारी चीजें किनको, इनको क्या रिटर्न में नहीं मिलेगी? क्या उससे अल्लाह नाराज नहीं होगा, इनसे राजी हो जाएगा? अरे लोग सोचो तो सही। अब कुछ लोग ऐसे बेवकूफ चंद लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से, जो पॉडकास्टर इनके ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं, जो इनको कॉल आउट करते हैं, उनकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनके खुद की वजह से ऐसा हो रहा है। ये खुद नहीं गए अपने पापा के लिए वहां पर। ये अगर वहां पर जल्दी चला जाता है या उनको मेडिकल हेल्प जल्दी मिलवा देता किसी से कहकर, तो शायद उनकी कंडीशन और जल्दी समझ सकती थी। जो इसने खुद से बोला, ये खुद अपने पापा के लिए डिसीजन नहीं लेके आ पाया, तो उसमें पॉडकास्टर्स का क्या लेना देना? ये तो खुद अपने कारनामे छाप कर बता रहा है। तो बस ये अपने कारनामे बता रहा है और हम इसको उसके कारनामों पे कॉल आउट करें कि कैसा नालायक बेटा है। भाई वो तो नालायक बहू है ही पहले से, नालायक बेटी भी है। तुझे तो था ना, तेरे को तो होना चाहिए ना कि तेरे माँ बाप हैं। अरे तुम्हें देख देख कर भी शर्म नहीं आ रही कि जनाब कैसे कर रहे हैं, मैडम ने कैसे किया? वो भी व्लॉग बना रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं, पर कर तो रहे हैं वो। लेकर भागे तो सही अपने पापा को इमीडिएट, ताकि उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प मिल सके। तू तो यहीं बैठकर व्लॉग बना रहा है, पहले उन्होंने व्लॉग बाद में बनाया है और तू पहले बना रहा, तू पहुंचा तक नहीं अपने बाप के पास। फिर मैंने अभी डिस्कस करके सब चीज करके मैंने जो है ना टिकट निकाली है। कहाँ से निकाली है? अलमारी से निकाली है, जेब से निकाली है। और चालू को बोला तुम यहाँ पे देखो। क्या देखो? यहाँ पे तेरी जो बीवी ने यहाँ मंडली इकट्ठी करके पूरा कबीला जमा कर रखा है। वो कम है तेरी सास के लिए? वहां तेरी माँ को ज्यादा जरूरत अपनी बहू की, तो अपनी बीवी को लेकर जाना चाहिए था। गट्स नहीं है ना तेरे में, क्योंकि चालू के सामने इसकी एक नहीं चलती, उसको जाना ही नहीं है। क्योंकि वो अगर जाती तो उसको लगता कौन? उसको डॉक्टर खाला लगती, परमानेंट नौकरानी, उसको पिज्जा लगती। और इन सबको ले जाने के लिए फ्लाइट के सफर के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए। पिज्जा की माँ तो बहुत खुश है कि भाई हमें फ्लाइट से लेकर जाओ, वो तो बिल्कुल भी नहीं डरते। ये डरने का नाटक करती है, ये डरने का नाटक करता है क्योंकि ये पैसे नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि मंडली के बिना ये हिलते नहीं है। तो इसने तोड़ निकाला है कि मैं अपने भाई को, जो इसकी फुप्पी का बेटा है फैजल, मैं उसको लेकर चलता हूँ उसकी छुट्टी करा के। भाई एक बात बता, तू नल्ला नकारा बेरोजगार आदमी है, तेरा होटल नहीं चल रहा है, तेरी व्लॉगिंग भी बंद पड़ी है आज की डेट में, क्योंकि तेरे ससुर की वजह से तू व्लॉग भी नहीं बना रहा। पर तेरा भाई, उसकी तो भी नई जॉब लगी, उसकी छुट्टी करा कर लेकर चल दिया अपने लिए। ऐसे ही था तो कृष्णा को ले जाता। तो मैंने चालू से कहा यहाँ पे भी जरूरत है, तुम यहाँ रहो, यहाँ पे भी पापा वैसे ही हैं। अरे भाई तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, पापा वैसे ही हैं, और फिर तू क्यों फिक्र कर रहा है? तेरे साले साहब है ना, पापा को अपने आप देख लेंगे। उनके साथ भिक्कू है ना, देव भैया है ना, वो अपने आप देख लेंगे। नान है ना, वो अपने आप देख लेंगे। भाई इतने सारे हेल्पिंग हैंड है उनके साथ, तू तेरे पापा की फिक्र कर, नालायक आदमी। ठीक है थोड़ा बहुत सही है, लेकिन उतना नहीं है। तो इसने नहीं कहा, चालू खुद नहीं जाना चाहती। भाई ऐसे में कुछ भी हो जाए, आपको ये लगता है कि नहीं हमारा पहले वहां पहुंचना जरूरी है, और एक कुछ और ना सही तो अपने घर, कुनबा, बिरादरी में उठ बैठ,
वाइटी फैमिली इंसानियत के नाते ही कर लेती कि नहीं, मेरी सास ससुर को इस टाइम, उनके टफ टाइम में, उनकी बीमारी के टाइम में उनको अपने उनके बेटा बेटी की जरूरत है, उनको उनका पोता देखकर वो अपना दुख कम कर लेंगे। ये सारी चीजें सही नहीं है। यहाँ फैमिली है ऊपर नीचे, भाभी भी बहुत ज्यादा बीमार हो रही है। वाह, भाभी मिठाई खाती फिर रही है, मेरी वाली मिठाई लेकर आओ, सेल लगाती फिर रही है, और ये कह रहा है भाभी बीमार। आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे के व्लॉग नहीं देखते कि कौन क्या अपडेट दे रहा है। उनको भी जाना होता है डॉक्टर के पास, अगर उनको जाना होता है, वो कौन सा वैसे भी अपनी सास के साथ रहती हैं, वो भी वो तो अलग ही रहती हैं। तो सास की तू चिंता मत कर, सास के पास उसकी अम्मा है, उसकी दोनों बहनें हैं, अब तो प्यारी भतीजी लहर भी पहुंच गई है भाई। तो वो सारी चीजें तो मैंने डिसाइड करा है। डिसाइड तू नहीं करता, डिसाइड तो तेरी बीवी करती है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं अभी फ्लाइट लेकर चला जाता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ कानपुर। कानपुर में देखो मैंने क्या कहा था, रेजेंसी में, क्योंकि वहाँ पे रेजेंसी है ही है, वही जाते हैं ये, और वही बड़ा हॉस्पिटल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पापा के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं करें, हम दुआ करें, और तू भाग के अपने पापा के पास जाए बिना, उनको तुम मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना जल्दी से जल्दी मुहैया भी ना कराए। वाह वाह वाह, नालायक बेटे। मेरी ऑडियंस कहती है कि अब इनके लिए दुआ करना बंद करो, क्योंकि ये लोग तो बाज आ नहीं रहे, ये लोग तो इंसानियत दिखा नहीं रहे। लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगी भाई, हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि ये लोग भले ही जाए जैसे भी हों, पर जो भी लोग मेरी वीडियो को सुन रहा है ना, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालकर एक बार अपने मन से दुआ जरूर करना कि अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे, इसके पापा को जल्दी से ठीक कर। कहता है मुझे नहीं पता, क्या पता नहीं होता है ना, अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान की घड़ी ली है, सारे इम्तिहान तुम्हारे हो रहे, तुम सारे के सारे एग्जाम देकर पास हो जाओगे भाई साहब। इम्तिहान की घड़ी आ गई है, यहाँ पे भी परेशानी है, वहाँ पे भी परेशानी है। तुझे बड़ी ईद मनाने की फिक्र हो रही थी, अब मना ले ईद, मना ही ली होगी, अब तो कह रही ईद निकल ही गई है, मना ली होगी। और वहां पे भी सब चीज हो गई, अब बना ना मटन, बना बना के खा अपने फेवरेट। अभी तक तो यही था कि चलो यही फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। वहां से भी खबर आ गई, कहता है अब तक तो ठीक थी कि छोटा मोटा इशू था, बस छोटी मोटी चीज लगी रहती थी। कहता है छोटी मोटी चीज होती थी, सही हो जाती थी, एक सुकून रहता था वहां से। अच्छा, छोटी मोटी सी चीजें रहती थी और माँ बाप की तरफ से इसको सुकून रहता था। कौन सेवा कर रहा था भाई तेरे माँ बाप की वहाँ, अपना बच्चा बनकर कौन सेवा कर रहा था बता। कहता है सबसे बड़ी बात यह है ना कि पापा ना हर चीज को बहुत लाइट लेते हैं, और तू किस खेत की मूली है भाई, तू औलाद कैसी है। वही ना पापा लोगों की दिमाग की, जब तुझे पता है कि जब बुढ़ापा होता है तो इंसान थोड़े से बच्चों की तरह से जिद करता है और इतनी आसानी से नहीं मानता। खास तौर से जब उनको डायबिटीज हो जाती है ना, डायबिटिक हो जाते हैं, तो उनकी फेवरेट चीजें है ना वो नहीं मतलब रोक पाते हैं, और वो बच्चों की तरह से हो जाते हैं जिद्दी से कि नहीं नहीं हमें खाना है। वो उनकी गलती नहीं है, वो चीजें आपके अंदर ऐसे डेवलप होती हैं, चेंज होती हैं। वही अगर आप किसी 40-45 उम्र से के आदमी से ये कहोगे कि नहीं तुम्हें ये चीज नहीं खानी, तो वो फिर भी खुद को रोक लेगा। लेकिन वही अगर आप 60-65-70 साल के इंसान से बोलोगे तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो अपने आप को समझते नहीं है कि ठीक है ठीक है। अब इसके पापा को शुगर है, पापा को हाई ब्लड प्रेशर है, दोनों ही तकलीफें जो हैं वो आज की डेट में इसका जो कॉम्बिनेशन है ना ये ठीक नहीं है। मतलब हाइपरटेंशन होना प्लस उनको हाई शुगर होना, और उनको अस्थमा का भी इशू है, इसलिए उनको अस्थमा का इशू है तो इसको भी अस्थमेटिक थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए ये पंप यूज करती है और उसने ले रखा। और इस 3 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि फनी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है जिसके लिए वो पंप रखता है अपने पास। भाई क्योंकि तू पंप रखता है और चालू कह रही है कि मैं दे दूंगी वहां पे फ्लाइट के लिए। भाई एक बार बता दे 3 साल में कितनी फ्लाइट अटेंड करी है तूने, जो तुझे उस पंप की जरूरत है और उसकी नीड पड़ी होगी। इसका मतलब बिना फ्लाइट में गए हुए उस पंप को यूज करता है ना, इसका मतलब इसको फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम होती है। कहता है कि हम समझाते हैं, बाप है आप कितना ही समझाओगे। अच्छा बाप है तो जैसे तेरी बीवी समझाती है ना तेरी सासू माँ को कि खा लो आम, खा लो मिठाई, खा लो। डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट, इतना मोटापा बढ़ा लिया है उस पेशेंट ने जिसकी बोन डेंसिटी खत्म हो गई है, जिसके घुटनों में तकलीफ है, जो डे बाय डे उसकी हेल्थ गिरती जा रही है, उनको तुम हाई कैलोरी वाली ऐसी चीजें दे रहे हो जो क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको पसंद है। अब माँ बाप को तो बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते, जनाब नहीं बोलते क्या, जनाब की बात कैसे मान लेते हैं उनके पापा। पल्ला झाड़ने के लिए अच्छा ख्याल है गालिब, उनको प्यार से भी गुस्सा करके भी समझाते हैं। भाई तुझ जैसी नालायक औलाद होगी ना तो माँ बाप भाई ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये बात तो फैक्ट। झोला उठा के चल दिया था ना, मैं चाह रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने के लिए। आ तो गया तो अपनी जिंदगी जीने के लिए, अब तुझे क्या परवाह है उनकी जिंदगी। खैर इसकी जिंदगी की परवाह तो मैं लगाती रहूंगी पार्ट 2 में, जो दूसरे चैनल पे रिव्यू करूंगी, तो मिस मत कीजिएगा। यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है इतने बड़े जो इसने ये कांड किया है, यहीं बैठे बैठे जो इसने वीडियो बनाया, पूरी कहानी यहाँ पे बैठकर बता दी है। प्लीज कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।